गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस शाम के 6 बज चुके हैं, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं वे सभी लोग जो पहले दिन से 76 क्वेश्चन कर चुके हैं वे सभी लोग प्रेजेंटेशन लिखें। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं वे लोग भी न्यू स्टूडेंट प्रेजेंटेशन लिखें। जो नए स्टूडेंट हैं मैं बता दूं कि हम डेली आपको 6 क्वेश्चन कराते हैं। ऐसा हम 70 दिनों तक करेंगे, यानी 10 सप्ताह करेंगे। 10 सप्ताह मतलब 70 दिनों तक करेंगे। कुल मिला के 420 क्वेश्चन हो जाएगा। 420 क्वेश्चन कर लेते हो आप लोग तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 90% आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 420 क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे अधिक नहीं हो सकता। ये समझ लेना, अगर 420 क्वेश्चन कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 90% निश्चित रूप से आ जाएंगे। यही मुझे बताना था। तो चलिए आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हो तो आज से डेली देखना, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से मैं कर रहा था। आज 76 क्वेश्चन हो चुका है अच्छे तरीके से। काफ़ी स्टूडेंट इसका नोट्स भी बनाए थे, कमेंट करके भी सुबह वाले वीडियो में बताए थे कि सर मैं नोट्स बनाया हूं। तो सभी लोग जितने लोग नोट्स बनाए हैं आप डेली की डेली इसी तरह से नोट्स बनाते रहना, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। 70 दिन देख कर देखना, क्योंकि आपसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। सुबह का वीडियो 5 से 7 मिनट का होता है, शाम का वीडियो 20 से 25 मिनट का होता है। अगर आप इतना दे के मतलब आधे घंटे रोज केमिस्ट्री पे देते हो मेरे साथ तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आधे घंटे अगर दे देते हो तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। समझ लेना, 70 दिनों में 420 क्वेश्चन, 10 सप्ताह में 420 क्वेश्चन, एग्जाम में केवल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 गुना से भी अधिक क्वेश्चन है। समझना, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। बाकी न्यू स्टूडेंट डेली का डेली वीडियो देखना, यानी कि आज एक दिन देखकर चले जाए। डेली देखोगे तो आपको ही फायदा होगा। बाकी पीछे का वीडियो जो 76 क्वेश्चन का वीडियो है वो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, देखना चाहते हो तो एक एक वीडियो डेली वो अभी देख डालो, बहुत हेल्प करेगा। चलिए आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? जल गैस से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे बड़ी बात आती है जल गैस किसे कहते हैं। देखिए CO+H2 को कहते हैं जल गैस। ये जल गैस है। इससे मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, ये प्रश्न आती है। मेथिल एल्कोहल प्राप्त करने के लिए एक अभिकर्मक का यूज किया जाता है। अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? ZNOCuO और साथ में ये प्लस प्लस होता है। ZNOCuO साथ में Cr2O3। ये अभिकर्मक होता है जिसे जल गैस से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये सभी अभिकर्मक को हम ऊपर यहाँ पे लिखते हैं। ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा भी गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। प्रीवियस ईयर का उठा कर देख लेना आप लोग। इसका यूज करते हैं, ये अभिकर्मक है, इसे याद रखना आप लोग। इस अभिकर्मक का यूज करते हैं, साथ में एक हाइड्रोजन और यहाँ पे क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद क्या हो जाएगा? CH3COH। आपका देखना ये मेथिल ये क्या आपका मेथिल एल्कोहल है। ठीक, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ये जल गैस है। जल गैस से आप डायरेक्ट मेथिल एल्कोहल बना दिए। जल गैस का फार्मूला क्या होता है? यही है CO+H2। CO+H2 ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता भी है कि जल गैस किसे कहते हैं। तो जल गैस किसे कहते हैं? CO+H2 को जल गैस कहते हैं। जल गैस से मेथिल एल्कोहल बना लिया आप लोग, साथ में अभिकर्मक यूज किए हो ZNO CuO Cr2O3। इस अभिकर्मक को भी साथ में लिख लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो विकल्पी में भी पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद करना। इसके बाद आपका प्रश्न आता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है, इसका सूत्र लिखिए। देखिए ल्यूकास रिएजेंट क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम को छोड़िए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IIT और नीट में भी पूछता है ल्यूकास रिएजेंट क्या है, और बहुत अच्छी तरह से कंफ्यूज करता है। देखिए ल्यूकास रिएजेंट बहुत अच्छे तरीके से कंफ्यूज करता है। ल्यूकास रिएजेंट की बात करें तो ये HCl होता है प्लस ZnCl2 होता है। ये है आपका ल्यूकास रिएजेंट। अभी यहाँ पे ट्विस्ट देगा, देखना कैसे। ल्यूकास रिएजेंट अभिकर्मक, ठीक है। यह है आपका ल्यूकास अभिकर्मक। यूज क्यों किया जाता है, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ट्विस्ट। देखिए IIT में या JEE मेंस में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो बहुविकल्पी में कि इसमें से कौन ल्यूकास रिएजेंट है, लेकिन समस्या क्या है, आप लोग वहां पर बाउंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 ऑप्शन दिया होता है वहां पे। एक में ये लिखा होता है सांद्र
लिखा होता है वहाँ पर सांद्र HCl, दूसरे में होता है तनु HCl प्लस ZnCl2। तो आप किसे चुनोगे? अगर सांद्र है, तनु है, तो किसे चुनोगे बताओ? अगर एग्जाम में ऐसे पूछ दिया तो बाउंस हो जाता है आपके सर के ऊपर से ऐसा प्रश्न। तो मैं बता दूं आपको, सांद्र और तनु दोनों दिया होता है तो लिकास रिएजेंट सांद्र वाला होता है, सांद्र HCl होता है और ZnCl2 होता है, ये लिकास रिएजेंट होता है। ये यूज किस में किया जाता है? ये प्राथमिक 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल के विभेद करने में किया जाता है। मतलब विभेद करने का मतलब क्या हुआ? एक थाली में रख दो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री का। आंखों से देखकर तो इसे पता नहीं सकते, देखकर बताने के लिए आप यूज करोगे लिकास रिएजेंट का। किस प्रकार से अब क्रिया होती है, कैसे होती है, ये सभी चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन आज के वीडियो में नहीं। अगर आज हम बता देंगे तो लिकास रिएजेंट खत्म हो जाएगा। 2-4 दिनों के बाद आपको मैं फिर से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको यहाँ पर लिकास रिएजेंट का प्राथमिक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पर लिकास रिएजेंट आपका एक बार और रिवाइज हो जाएगा। इस तरह से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ताकि हर एक चीज़ 2-4 दिनों में रिपीट हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है। आपका लिकास रिएजेंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एलिफेटिक एमीन से या NaNO2 से किया। एलिफेटिक एमीन क्या होता है? एलिफेटिक एमीन होता है RNH2 फैटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन है। इसका क्रिया है HNO2 से, HNO2 से, इसकी क्रिया HNO2 से कराई जा रही है। एलिफेटिक एमीन है, इसकी क्रिया HNO2 से कराई जा रही है, तो क्या बनेगा? किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी? ये सभी चीजें आती हैं, देखना। ये क्रिया काफ़ी लंबी होती है, इसे कैसे कराया जाता है मैं आपको जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझना। ऊपर होता है अभिकर्मक के रूप में NaNO2, ये होता है HCl होता है। ये दो चीज़ें होती हैं अभिकर्मक के रूप में। क्या क्या होती हैं अभिकर्मक के रूप में? NaNO2 और HCl। इस अभिकर्मक को क्रिया करता है तो आपका ROH एल्कोहल बनाता है, साथ में ROH एल्कोहल बनाता है और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकालता है और H2O बनाता है। ये अब क्रिया होती है। एलिफेटिक एमीन है, आप इसकी क्रिया करा रहे हो HNO2 से। HNO2 का मतलब क्या होता है आपका? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। अभिकर्मक ऊपर है NaNO2 और HCl क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस H2O बना रहा है। ये इस रिएक्शन का आंसर है, लिख लेना आप लोग, नोट्स करते चलना। ये सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ आपको, एक ही चैप्टर का सभी रिएक्शन दे देता तो भी समस्याएं होती, क्योंकि दोबारा उस चैप्टर में जाना नहीं होता और वह चैप्टर धीरे धीरे भूल जाता। एक रिएक्शन एक चैप्टर से दूंगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। ये सभी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लिख लेना इन सभी क्वेश्चंस को। शून्य वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए गाइस, मैं शून्य वर्ग के तत्वों के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया हूँ। 1-2 दिन में उसका वीडियो आएगा जरूर जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है, तब आप उसे जरूर देखना। लेकिन यहाँ पे समझना शून्य वर्ग होता क्या है। देखिए, आपके आवर्त सारणी में जो आपके सिलेबस है 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ऊपर से इस तरह से आवर्त सारणी होता है ना, इस प्रकार से। ये पी ब्लॉक, इस तरह पी ब्लॉक में कौन कौन से 13 और 14 ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व में कौन कौन होते हैं? 13, 14, 15, 16, 18। तो 18 वाले वर्ग में जो भी तत्व रखे गए हैं उन्हें शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं। अक्रिय गैस कहते हैं, निष्कृष्ट कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिया नहीं करते हैं। कौन कौन से तत्व आते हैं इसमें? हीलियम आता है, नियान आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जेनान आता है और रेडान आता है। ये 6 तत्व आते हैं शून्य वर्ग में। ये 6 के 6 तत्व एकदम निष्क्रिय होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं, उत्कृष्ट गैस कहे जाते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे बड़ी बात आती है कि इन सभी को याद करना है। ट्रिक बता रहा हूं, लिख लेना। हे रानी आराम कर जिंदा रहेगी। यह है इसका ट्रिक, इस पूरे के पूरे तत्वों को याद रखने का। क्या? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। इनका अगर परमाणु क्रमांक की बात करें, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसमें 18 जोड़ोगे तो 36 होता है,
54 होता है और 86 होता है। ये परमाणु क्रमांक होता है इनका, ठीक है। ये सभी तत्वों का, इसका नाम हीलियम है, इसका नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडान है। ये सभी तत्व होते हैं। इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है, शून्य से भी कम होता है, ठीक है। इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? शून्य होता है। इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? शून्य होता है। शून्य वर्ग, इसे शून्य वर्ग भी कहते हैं। इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है। क्वेश्चन पूछ ले कि आयनन वियोग क्या होता है? बहुत उच्च होता है। तो शून्य वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, आयनन विभव बहुत उच्च होता है। ये बात याद रखना शून्य वर्ग के बारे में। मैं इसलिए बताया क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया हूँ, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सभी बताने लगूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा और मज़ा नहीं आएगा। देखना है तो आप शून्य वर्ग जाके देख लेना। ये लास्ट है, इसके बाद पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। थियरी की क्लास होती है, कब होती है? 7 बजे होती है। अब तो छोटा छोटा वीडियो आ रहा है, 20 से 25 मिनट की वीडियो आ रहा है, तब पर भी नहीं देखोगे तो भी बंद कर दूंगा उसे, ठीक है। बस क्वेश्चन की वीडियो लेके चलूंगा। ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे HCF2 की संरचना। HCF2 जेनान की फ्लोराइड है। इसकी संरचना कैसे बनाओगे देखना। सबसे पहले लिखो यहां पर HCF2। HCF2 क्या है? HCF2 इसकी संरचना बनाना है आपको। आपको मालूम है जेनान का 12वीं कक्षा में क्या इसका होता है? N6 होता है ना, शायद 6 ही होता है। 12वीं कक्षा में इसके S होते हैं और P होते हैं, और S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और P में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका इस तरह से बनता है, P का इस तरह से बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरोगे, हुंड के नियम को फॉलो करते हुए। ये समान अवस्था है। ये समान अवस्था है, ठीक है। लेकिन जब इसे कंपाउंड बनाना होता है, HCF2 बनाना होता है, तो क्या करते हैं? ये आपका S कक्षक है, ये S2 है, ये P6 है, ठीक है। जब इसे आपका कंपाउंड बनाना होता है जेनान, जब इसे कंपाउंड बनाना होता है HCF2, तो ये क्या करता है? उत्तेजित अवस्था में जाता है। उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद यह क्या करता है? देखिए H2 का H2 रहता है यहाँ पर, और जो F वाला हल्का से ऊपर हो जाता है। ऊपर क्यों होता है? क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी इतना बढ़ जाती है कि इसके 12वीं कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वह टूट जाता है। इसके सामने एक D कक्षक होता है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 और एक 5, ठीक है। ये D कक्षक में चला जाता है। किस में चला जाता है? D कक्षक में चला जाता है। ये कब होता है? उत्तेजित अवस्था में। देखिए मैं इसका संरचना जीत अवस्था, इसकी संरचना मैं सेकेंडों भर में बता सकता था, लेकिन नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे आप लिखना ऊर्जा, सबसे पहले जेनान लिखना, सामान्य अवस्था लिखना, उसके बाद इससे बनाना ऊर्जा बनाना, ठीक है। करना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ऊर्जा दोगे, अगर इसे ऊर्जा दोगे तो क्या होगा? ये इसका जो है उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उठकर इसमें चला जाएगा। अब क्या करना है आपको? F2 है, 2 फ्लोरीन है। फ्लोरीन को क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप लोग? ध्यान देना यहाँ पर। पहला फ्लोरीन तो यहाँ पर आके जुड़ेगा, और इसमें आपका 2 फ्लोरीन है। पहला फ्लोरीन यहाँ पर आके जुड़ेगा F, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पर आके जुड़ेगा F। अब देखना यहाँ पर कौन सा संकरण होगा। एक S हो गया, P3 हो गया, D हो गया। यानी संकरण क्या होगा? sp3d संकरण होगा, sp3d संकरण, ठीक है। अब बात करें sp3d संकरण हो गया तो इसकी संरचना को, तो देखिए ना यहाँ पर Hc हो गया, इसकी संरचना क्या होती है? इसकी बात करें तो Hc हो गया, Hc के ऊपर 2 फ्लोरीन है। sp3d संकरण में आप समझते हैं इसकी संरचना ऐसे बनती है ना, इसकी संरचना आप लोग इस तरह से बनाते हो।
ये बन रहा है संरचना। इसके पास 3 लोन पेयर है, कौन कौन, एक ये लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर, एक लोन पेयर। इस तीनों लोन पेयर को हम लोग दर्शाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अभी इन सभी लोन पेयर को ये ऐसे दर्शाएंगे और साथ में यहाँ पर ऊपर नीचे आपका फ्लोरीन जुड़ जाएगा। ये इसकी संरचना होगी, ठीक है। संरचना को याद नहीं करना है, ये संरचना कैसी है, रेखीय संरचना है। अगर 3 लोन sp3d संकरण है, sp3d संकरण है, अगर 3 लोन पेयर यहाँ पे है, sp3d संकरण है, 3 लोन पेयर यहाँ पर है, तो इसकी संरचना रेखीय होती है। अगर यहाँ पे 2 लोन पेयर होता है तो इसका बेंटी शेप होता है। अगर 1 लोन पेयर होता है डिस्टार्टेड टेट्राहाइड्रल होता है। वैसे तो टेट्राहाइड्रल होना चाहिए, लेकिन 3 लोन पेयर है इसलिए इसकी संरचना रेखीय है। 2 लोन पेयर होता तो बेंटी शेप होता है, 3 लोन पेयर होता तो डिस्टार्टेड टेट्राहाइड्रल होता है। क्या होगा, डिस्टार्टेड टेट्राहाइड्रल। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं इसकी संरचना। कुछ नहीं करना है, समान अवस्था है P6 को भर देना है। उत्तेजित अवस्था में इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना है, तो क्योंकि ऊर्जा दी जाती है ऊपर चला जाता है, और ये ऊपर जाने के बाद इस तरह से इसको कर देना है। करने के बाद संकरण, इसका संकरण निकालोगे तो sp3d संकरण होगा, क्योंकि sp3d संकरण हो गया। डी संकरण होने के बाद इसकी संरचना बनाएंगे। संरचना देखिए यही बनता है आपका 3 लोन पेयर, इसका संरचना रेखीय होगा। क्या होगा, रेखीय होगा। अगर 3 लोन पेयर है तो रेखीय, sp3d संकरण हो, 3 लोन पेयर हो तो रेखीय संरचना होगा। आप लोग संरचना बनाए पढ़े होंगे, समझ में नहीं आ रहा है परेशान मत होना, जब इसको मैं पढ़ाऊंगा तो संरचना बनाने आपको अच्छा से बता दूंगा, और जल्दी मैं इसे पढ़ाने वाला हूँ। ये सभी चीजें हैं। रही क्वथनांक में उन्नयन, क्या बचा आपका, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। आइए क्वथनांक में उन्नयन को भी देख लेते हैं, कि देख लेते हैं कि आपको होमवर्क दे दे, अपने से पढ़ लीजिएगा क्वथनांक में उन्नयन। बोलिए, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में चल देगा, देना भी चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्वथनांक में उन्नयन के बारे में, और लेकिन आपको अपने से पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है मैं बताऊं। तो ये जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, जिसकी वजह से आपके क्वथनांक भी घट जाता है, क्वथनांक में भी कमी आ जाती है, वृद्धि हो जाती है, सॉरी क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे आप लोग कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन की वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ये होती है इसकी परिभाषा। इसका सूत्र होता है, आप लोग मालूम होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू यम होता है। यम मतलब मोललता, और किस प्रकार से होता है ये सभी चीजें आपको मालूम होगा। बोलिए करके दिखा दूं, करके दिखा देता हूं, देख लेना यहाँ पर। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, किसी विलयन में किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्प या आपका इस तरह से शील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जिसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अगर ये क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी से प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा टीबी इसका ग्राफ भी होता है, इस तरह से ग्राफ होता है,
आपका ऐसे ऐसे करके होता है। यहाँ पर टीबी छोड़िए, जानिए ग्राफ मत समझिए, ग्राफ को मैं कभी और बताऊंगा तो एक बार और आपका डिफिनीशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर डेल्टा टीबी आपका क्वथनांक में उन्नयन है तो ये प्रोपोर्शनल होता है मोललता के। आपको मोललता निकालने आता होगा, मैं काफ़ी दिनों से मोललता पढ़ा रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं, जो पहले से देख रहे हैं, उनको मोललता निकालने आता होगा। ये डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन है, ये मोललता के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर एक नियतांक यूज किया जाता है डेल्टा टीबी का, KB इंटू यम, इसे नियतांक कहते हैं। KB आपका क्या है, तांक है। KB आपका क्या है, नियतांक है। ये प्रोपोर्शनल होता है मोललता यम के, KB नियतांक हो गया। अब मोललता यम को कैसे लिखेंगे, मोल प्रति ग्राम प्रति केजी, ये आपका विलायक की मात्रा है। ठीक है, मोल प्रति केजी ये विलायक की मात्रा है। मोल कैसे निकालेंगे, मोल आप लिखोगे ग्राम में भार बटे अणुभार यम बटे केजी कैपिटल W। ठीक है, विलायक, ये आपका विलेय हो गया, विलेय का अणुभार, ये विलेय की, ये विलेय समझना, विलेय और विलायक समझना। विलेय का मतलब अगर चीनी और पानी का मिश्रण शरबत लिए हो तो चीनी अधिक कम मात्रा में होती है, उसे विलेय कहते हैं। जो अधिक मात्रा में होती है उसे विलायक कहते हैं, यानी पानी आपका अधिक मात्रा में, उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर रखोगे अगर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB, यम का मान रख देना स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान कैपिटल यम कैपिटल W। और चूंकि ये ग्राम में नहीं होता, किलोग्राम में होता है, इसलिए इसे ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा कर दो। ये होता है फार्मूला डेल्टा टीबी का, मोलर उन्नयन का। कल इस फार्मूले पे के आधार पर 1-2 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और इसे थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। इसका ग्राफ व्राफ भी होता है, मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होना। लेकिन ये सभी चीज़ें होती हैं, यानी किसी भी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन की वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसके कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ये हुआ आपका डिफिनीशन, ये हुई सब चीज़ें। बोलिए, आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। निश्चित रूप से अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना और डेली के वीडियो में आने की कोशिश करना। आ जाओगे, अगर आ जाओगे तो परसेंटेज आ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।